वही सेट। अरे बोल नहीं बोला कि बेटा एक बोलो मत। आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहले बताओ कल कौन क्वेश्चन नहीं आया था? आप लोगों के पास कॉपी है? सबके पास दिखाना बेटा, बाहर निकालो। बल्कि आप लोग किताब के साथ कॉपी बाहर निकाल के बैठा करो, ठीक है? एकदम से कोई आ सकता है आपसे और आपसे पूछ सकता है कि आपकी कॉपी कहाँ है। फिर बाद में कहो व्हाट इज दिस, उससे फायदा नहीं है कुछ। पहले ये बोलो मत बेटा, पहले आप लोग ये बताओ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें किसी बच्चे का अभी तक कोई डाउट है कि अगर ये बात दोबारा बता दूं सर? किसी का है तो नहीं? अच्छा सीडी एंड फ्लैजिला, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब आप लोग शांत जाओ, दो डाउट बच चुके हैं, एक का है क्लोरोप्लास्ट और दूसरे का है सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है? हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसके बाद अभी भी अगर किसी का डाउट है तो मुझे बता दो, वरना हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो मुझे लगता है साइटोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल। हमेशा उससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों से गलत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए और छोटा सा चैप्टर बिल्कुल आपको पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। तो आप लोग बात मत करो, और हम लोग पहले समझते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? देखो मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले मैंने कहा था प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? मैंने कहा था प्लास्टिड को हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड और होते हैं कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है? कलरलेस का मतलब होता है जिसके पास पिगमेंट ना हो, और कलर्ड का मतलब होता है जिसके पास क्या हो? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब होता है बेटा कलर देने वाले, यानी कि किसी भी फ्लावर हो गया या लीफ हो गया या प्लांट हो गया, उसको क्या देते हैं? कलर। क्या देते हैं? कलर। तो मैंने कहा था कलरलेस की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। ये क्या करते हैं? स्टोरिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था एलियोप्लास्ट करता है प्रोटीन का स्टोर। इसके बाद हम बात कर सकते हैं एलियो क्या करता है? ऑयल का। और अमाइलो किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है इतनी बात, ठीक है? अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट होता है। बोलो मत, कौन बोल रहा है? क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। उसके अलावा अगर कोई भी प्लांट्स के पास कलर है तो वो कौन सा कलर होगा? क्रोमोप्लास्ट के अंदर होगा, ठीक है? बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा था ब्राउन एल्गी, उसके पास एक एक्स्ट्रा पिगमेंट था, बताओ कौन सा था? एक तो था क्लोरोफिल, जेंथोफिल, ठीक है? इसके बाद रेड एल्गी, उसके पास कौन सा था? R-फाइकोइराइथ्रिन थे। ये पिगमेंट्स ये सब किस में आते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। किस में आते हैं? और भी ऑरेंज कलर होता है, रेड होता है, येलो होता है, ये सारे जो पिगमेंट्स होते हैं इस कलर के वो सब किस में होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसमें होता है ग्रीन पिगमेंट, इसका नाम क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। क्या होता है? मैंने कहा था अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? लीफ में। कहाँ होते हैं? लीफ में होते हैं, यानी कि लीफ के में सेल होती है मीजोफिल। कौन सी सेल होती है? उनके पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसीलिए वो क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा? हेल्प करते हैं। मैंने कहा था क्लोरोफिल पिगमेंट्स या पिगमेंट्स जो भी होते हैं उनका काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? और जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको पता है कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन। मैं बोल सकता हूँ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 टाइप की रिएक्शन में कंप्लीट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपको पता है, मैंने कहा था सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि सनलाइट डिपेंडेंट होती है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट अब्सेंस ऑफ लाइट बोल दो, या आप बोल दो कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि जो एटीपी बना है उस एटीपी को यूज करके कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन। इतना क्लियर है आपको? लाइट रिएक्शन आपको बताया जो वहां पे क्या होते हैं, आपको बताया था मैंने, जो सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। जब ढेर जैसा लगा लेते हैं उसे बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? और ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा लैंडी।
और जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। ये सब मैंने आपको बताया था। जैसे अगर हम बना के दिखाएं कल वाला होगा रिजल्ट क्या होगा? एक हट गया। चलो देखो, मैंने बेटा ये बताया था ये क्या है, अगर क्लोरोप्लास्ट है क्या है, तो मैंने कहा था सिल्क के लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, सही है। इन्हें क्या बोलते हैं? और थैलेकोइड के पास ही 200 से 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसी को आपने जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, मैं आपको बताऊंगा वहां को फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। उनका भी एक माप होता है कि कौन सा किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने हम बोल सकते हैं जैसे 600 नैनोमीटर की है, 680 की है, 700 की है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कौन से फोटो पिगमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था ये क्या होते हैं बेटा, थैलेकोइड होते हैं। क्या होते हैं? थैलेकोइड होता है। इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसके बाद ये जुड़ा होता है सिर के, इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? इसके बाद इसके अंदर भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। मैंने कहा था इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, इसे बोलते हैं 70S राइबोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने कहा था राइबोसोम दो स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और किसके ऊपर होते हैं? तो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा था जो ये थैलेकोइड होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे, इसीलिए यहाँ पे होगा बेटा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे क्या होगी? और बेटा रिएक्शन होगी लाइट रिएक्शन। कौन सी होगी? लाइट रिएक्शन में सिंपल सा इतना होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और हम बोल सकते हैं वाटर की स्प्लिटिंग को जो ऑक्सीजन मिलता है वो हमारे लिए मिलता है, और वहां पे क्या बनते हैं? एटीपी। क्या बनते हैं बेटा? और एटीपी बनते हैं। इसके बाद लाइट चली जाती है। अभी ग्लूकोज नहीं बना है प्लांट के अंदर, अभी तो खाली डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, लेकिन डार्क रिएक्शन को करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? एटीपी की। तो मैंने कहा था जब जो तुम्हारा स्ट्रोमा होता है इसमें क्या होता है? डार्क रिएक्शन। क्या होता है बेटा? और उसमें ये एटीपी की जरूरत पड़ती है। मैंने आपसे कहा था अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ सेल में, प्लांट सेल में कितनी जगह एटीपी बनता है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो दो जगह, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हम क्लोरोप्लास्ट के काउंट इसलिए नहीं करते, क्लोरोप्लास्ट के जो एटीपी होते हैं वो वहीं खर्च हो जाते हैं उसी रिएक्शन में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं वो किसमें होते हैं? सेलुलर एक्टिविटी में, यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे फंक्शंस में। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसीलिए हम लोग वहां बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, तो आपको पता है डार्क रिएक्शन 3 टाइप का होता है, एक होता है C3 साइकिल, एक होती है C4 साइकिल, एक होती है कैम साइकिल। प्लांट का जहाँ पे होता है, जहाँ रहता है, उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर C3 साइकिल होगी या उसके अंदर C4 साइकिल होगी या फिर उसके अंदर कौन साइकिल होगी? कैम साइकिल। यही रीजन है बेटा कि कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ प्लांट जरा से टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन होता है कि उसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है। आप लोग बताओ अगर प्लांट को खाना ही ना मिले तो मर जाएगा। आप लोग बताओ अगर यहाँ आम का प्लांट है उसको आप रेगिस्तान में जाके लगा दोगे तो उसके अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है वो बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा नहीं वहां पे एक उल्टी प्रोसेस होने लगती है, जिसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? और ये होगा तो वेस्टेबल प्रोसेस होती है, ना तो कोई एनर्जी मिलती है, और प्लांट और क्या होगा? मर जाएगा। हाँ ये बात सही है कि अगर आप नांगफनी को इधर ले आओ तो उसके लिए तो फायदा हो जाएगा, उसको कौन सा नुकसान है भाई? आप लोगों को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, मुकेश अंबानी कर, तुम्हें तो फायदा होगा। अभी दाल रोटी खा रहा है, पनीर रोटी खाओगे डेली है, लेकिन अगर मुकेश अंबानी को इधर ले आओगे तो खतरा है ना उसके लिए कि भाई बैक्टीरिया बहुत सारे हैं यहाँ पे, वो बीमार हो जाएगा बहुत जल्दी, तो उसके लिए खतरा है। यहाँ देखो लाइट रिएक्शन के एटीपी जो होते हैं वो डार्क रिएक्शन में खर्च होते हैं, और डार्क रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होती है? CO2। आप लोग जो कहते हो प्लांट CO2 लेते हैं, वो CO2 बेटा डार्क रिएक्शन के लोग डार्क रिएक्शन में फिक्स करते हैं, और यहाँ से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं बेटा? और यही तो प्लांट का खाना होता है, ग्लूकोज। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे जो एटीपी है वो डार्क रिएक्शन में क्या हो गए? खर्च, जो लाइट रिएक्शन से बने थे। और यहाँ पे वाटर होता है, उसकी स्प्लिटिंग होती है, तो हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं वो तो इन्वॉल्व होते हैं एटीपी का फॉर्मेशन में, ठीक है। और जो बचा क्या? ऑक्सीजन। क्या बचा? वो कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग क्या करते हैं। तभी तो आपके मम्मी पापा कहते थे कि प्लांट के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। उसका रीजन और कुछ नहीं है, तुम सोचते हो भूत होंगे क्या? उसका रीजन सिंपल सा ये था कि प्लांट जब रात में लाइट रिएक्शन करेगा ही नहीं तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, और जब लेकिन ऑक्सीजन तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी कि आपको कोई फायदा हो जाए प्लांट के पास सोने से। हाँ अगर आप दिन में सो रहे हैं तो आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है, प्लांट के पास। तो समझ गए कहानी पूरी? ये क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, बस ये काम होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्या होता है? समझ गए हम लोग? ठीक है। दूसरा तुम्हारा डॉट था ना, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया क्या होते हैं आपको पता है?
सीलिया होते हैं, आपने पैरामीशियम बनाया कभी? पैरामीशियम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें बोलते हैं सीलिया। सीलिया का मतलब होता है जो किसी भी सेल को क्या करें, लोकोमोशन या मूवमेंट कराएं, सही है। इसीलिए बोलते हैं जिसके पास सीलिया और फ्लैजिला होंगे। अगर यूनिसेलुलर सेल है तो वो कैसा होता है, मोटाइल। कैसा होता है, मोटाइल का मतलब होता है एक जगह दूसरे जगह वो जा सकता है। अगर और भी जगह सीलिया होते हैं, जैसे फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, सही है, वो जो एग होता है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे कई जगह सीलिया होते हैं। फ्लैजिला आपको पता है बैक्टीरिया के पास मैंने बताए थे, दूसरा मैंने बताए थे आपको इसके पास डाइनोफ्लैजिलेट के पास, और तीसरा बताए थे मैंने किसके पास, यूग्लिना के पास बताया था। फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं, सीलिया नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। फ्लैजिला बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, लेकिन सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में तो हमने सीलिया और फ्लैजिला का एंडोस्केलेटन यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखा था। क्या देखा था? माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। मैंने आपको एक बोलो मत बेटा, मैंने कहा था सीलिया और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है वो बेटा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं पेरिफेरल में वो कितने होते हैं, 9। कितने होते हैं? 9 होते हैं। और बीच में कितने होते हैं, 2। 9 जो होते हैं डबलेट में होते हैं। कैसे होते हैं? डबलेट में। और बेटा ये कैसे होते हैं, सिंगल। समझ गए आप लोग? इसीलिए मैंने कहा था इसका अरेंजमेंट ध्यान रखना, 9+2, और यहाँ पे 18+2 वो ऑप्शन में दे सकता है। समझ गए आप लोग? तो 9 होंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और बेटा 2 कैसे होंगे, सेंटर में। सही है, तो ये वाला अरेंजमेंट ध्यान रखना बस। सही है, 9+2। तो ये चैप्टर हो गया। और किसी का कोई डाउट है बताओ? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक बार देख लो जल्दी से, मुझे बताओ डाउट हो तो। इसके बाद हम लोग जो अगले स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो चैप्टर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्रेब साइकिल समझना है, वो तो रेस्पिरेशन समझाएंगे डिटेल में आपको। अभी क्या फायदा, अभी तो आपको मैं वैसे बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, इधर आ जाओ। जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, ये सेल है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल का मतलब होता है जो आपके ग्लूकोज है, क्या है, पहले टूटता है पायरुवेट एसिड में, और पायरुवेट एसिड के बाद कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इसके बाद ये जाते हैं कहाँ, जो इन्वॉल्व होते हैं क्रेब साइकिल में। किसमें होते हैं? और क्रेब साइकिल से हमें क्या मिलते हैं, टोटल एटीपी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एटीपी। समझ गए आप लोग? तो क्रेब साइकिल आप लोग, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ये सब हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी तक ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, क्रेब साइकिल होती है, और इसीलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? और आपको पता है कंप्लीट ब्रेकडाउन में एक ग्लूकोज से कितने मिलते हैं, 38 एटीपी। कितने मिलते हैं? अब मैं चैप्टर क्लोज समझूं, बिल्कुल किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? बताओ बेटा एक बार फिर से देख लो जल्दी। अगर डाउट हो आपका तो मुझे क्लियर करो। हाँ क्या जी, किसी को रोल नंबर देखना है? देखो सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जब वो परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? और सेंट्रियोल का मेन काम होता है बेटा, अभी हम समझेंगे सेल डिवीजन में। किसमें होता है? सेल डिवीजन में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं, जब वो बनते हैं और वो अटैच होते हैं किससे, क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, वहां अटैचमेंट होता है, और वो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम को जो सेंट्रोमियर से ब्रेकडाउन होता है उसको अलग अलग करने में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। चलो ये बेटा यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। निकाल लो सबको चैप्टर। और बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब है यहाँ से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं, 3 या 4 5 तक आ सकते हैं, और जरा सा चैप्टर है। और साइटोलॉजी में क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आते हैं, खाली सेल वाले से एक का आता है और एक का बायोमोलिक्यूल्स आता है, बकाया सब इसी से आते हैं। चैप्टर निकाल लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करें? तो अभी आप लोग खाली सुनो और बैठे रहो, और मैं फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, पहले आप समझ लो।
देखो अगर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए सेल साइकिल क्या होता है, उसके बाद सेल डिवीजन क्या होता है। मैंने कहा था जितनी भी दुनिया में सेल हैं, सही है, वो एक साइकिल को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? एक साइकिल को। साइकिल का मतलब होता है वो लगातार अपने फेज में जाती रहती हैं और वो लास्ट में क्या करती हैं? डिवाइड। क्या करती हैं? बेटा आपको पता है आपकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। भाई पहले पापा मम्मी की सेल होंगी, वो मिली होंगी आपस में, एक ही सेल तो बनी होगी डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड बनी होगी। उसके बाद हमारी बॉडी में आज इतनी सेलें हैं कि हम लोग खुद काउंट नहीं कर सकते, सही है, इतनी टाइप की सेलें। आप लोग पता है अगर आप बेटा बोलो मत, अगर आप लोग बोलोगे कि यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं उनमें तो सेल डिवाइड करती हैं, तो उनमें भी करती हैं, लेकिन उनमें वही हो जाता है रिप्रोडक्शन। क्या हो जाता है? यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक सेल से अगर सेल का नंबर लगातार बढ़ रहा है, सेल विभाजन कर रही है, तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या होता है, कौन कौन से फेज आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। समझ गए आप लोग? तो ये चैप्टर को हम दो पार्ट में, यानी कि हम वैसे अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात कि बेटा सेल डिवीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? इस दुनिया में जो भी सेल हैं वो दो टाइप का डिवीजन करती हैं। एक का नाम होता है माइटोसिस और एक का नाम होता है मियोसिस। आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ। देखो एक सेल या तो हो सकती है डिप्लॉयड, कोई भी सेल, या वो हो सकती है हैप्लॉयड। कैसी हो सकती है? हैप्लॉयड। डिप्लॉयड का सिंपल सा मतलब होता है जब क्रोमोसोम किसमें हो? पेयर में। किसमें हो? जैसे मैं कहता हूँ 23 पेयर, तो वो सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड। कैसी होगी? अगर कोई कह रहा है कि 16 पेयर क्रोमोसोम है, कोई कह रहा है 12 पेयर क्रोमोसोम है, कोई कह रहा है 26 पेयर है, सही है, 48 पेयर है, तो सब सेलें कैसी हैं? डिप्लॉयड। कैसी हैं? अगर कोई बोल रहा है कि खाली 23 है, क्या बोल रहा है? खाली 23 है, या खाली 12 है, या खाली 20 है, तो इसका मतलब वो सेल कैसी है? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब होता है, देखो एक सेल है, मान लिया क्या है? सेल है, और इसके पास जो क्रोमोसोम है बेटा वो कितने हैं? वो है 23 पेयर। कितने हैं? इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा पेयर में क्रोमोसोम है तो ये सेल कैसी है? ये सेल है डिप्लॉयड। समझ गए आप लोग? अगर एक सेल ये है और बेटा इसके पास खाली 23 है, कैसे हैं? खाली 23, तो इसका मतलब ये सेल कैसी होगी? हैप्लॉयड होगी। और सेल आपको पता है दो ही टाइप की हो सकती है, या तो डिप्लॉयड या फिर, क्योंकि सेल की पोलैरिटी जो क्रोमोसोम नंबर का वो होगा, नंबर होगा, वो इतना ही रह सकता है। या तो 2n का मतलब होता है यहाँ पे n से होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा? तभी तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप लोग हमेशा पेयर में बोला करो। किसमें बोला करो? पेयर में। 23 पेयर, ना कि ऐसा बोला करो 26 होते हैं। कैसे बोलोगे? 23 पेयर होते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था बेटा, मैंने कहा था हमारी जो पूरी बॉडी की सेल है सब में डीएनए तो बराबर होगा, तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर ही बराबर होंगे, यानी कि हमारी प्रत्येक सेल में बॉडी की 23 पेयर क्रोमोसोम होने चाहिए। अगर एक भी क्रोमोसोम गड़बड़ हुआ या कम हुआ तो आप लोग पता है उस कंडीशन को बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? और बहुत सारी दिक्कत या फिर हम बोल सकते हैं हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए पे क्या होते हैं? जीन्स। क्या होते हैं? आपको पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शन है, टोटल कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? जीन। कौन कर रहा है? और जीन किस पे होते हैं? डीएनए पे, और डीएनए से क्या बने होते हैं? क्रोमोसोम। क्या बने होते हैं? अब आप लोग सोचो अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया, जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों को पता है जैसे 22 क्रोमोसोम होता है, 22 भाई आपको पता है हमारे पास जो होते हैं 22 प्लस XY होते हैं, फीमेल के पास होते हैं 22 प्लस XX, मतलब पेयर की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग बताओ 44 प्लस XY और 44 प्लस XX, खाली एक 22 है। अगर 22 की वजह से तो मेल मेल होता है और फीमेल फीमेल होती है। भाई हमारे पास 22 तो होता है, बकाया तो सेम है दोनों के पास क्रोमोसोम, ठीक है। अब सोचो एक क्रोमोसोम पे अगर मैं 22 की बात करूं, जहां तक होते हैं 231 जीन। कितने होते हैं? 231 जीन होते हैं हमारे 22 क्रोमोसोम पे। और सोचो कितना ज्यादा चेंजेस आ जाता है, एक मेल और फीमेल्स में कितने सारे चेंजेस होते हैं। समझ गए आप लोग? खाली एक क्रोमोसोम थे। तो ये क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से। किससे बने? अगर क्रोमोसोम कम हो रहा है इसका मतलब क्या कम हो रहा है? डीएनए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल में जितनी भी कोशिकाएं हैं, हजारों अरबों पता नहीं कितनी है, सब सेल में आपका डीएनए जो होगा, या मैं बोल सकता हूँ क्रोमोसोम की फॉर्म में, तो मैं बोल सकता हूँ सब पूरी सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? अब आप लोग बताओ अगर एक सेल से लगातार 2 सेल बनी होंगी, 2 से 4 बनी होंगी, 4 से 8 बनी होंगी, ऐसा हुआ होगा? मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और आज पता नहीं कितनी बन गई, ऐसा तो हुआ है।
तो इसका मतलब सोचो कि आप लोग लगातार जो डिवीजन हो रहा है उस डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि अगर कोई डिप्लॉइड सेल है और मुझे अगर डिवाइड करनी है, क्या करनी है? डिवाइड करना है। और बेटा अगर ये डिवाइड हो गई और ये भी सेल डिप्लॉइड ही रही और ये भी सेल कैसी रही, मतलब यहाँ भी 23 पेयर क्रोमोसोम रहे और यहाँ भी कितने रहे? 23 पेयर, यानी कि दोनों बराबर है। देखो 23 पेयर यहाँ थे, 23 पेयर यहाँ है, 23 पेयर यहाँ है। सेल डिवाइड कर गई दो सेल में बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे डिप्लॉइड सेल है, तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन कौन सा हुआ होगा? माइटोसिस। मैं बोल सकता हूँ कि आपकी प्रत्येक बॉडी में जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है प्रत्येक सेल में? माइटोसिस। माइटोसिस को इसीलिए बोलते हैं इक्विटोशनल डिवीजन। अगर मुझे सेम क्रोमोसोम रखने हैं दूसरी सेल में तो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। म्यूसिस का मतलब होता है बेटा जहाँ पे अगर डिप्लॉइड सेल है, कैसी सेल है? ये डिप्लॉइड सेल है, सही है। अगर ये डिप्लॉइड सेल है मान लिया और इससे मुझे बेटा कौन सेल बनानी है? हैप्लॉइड। मतलब मुझे 23 पेयर क्रोमोसोम है, मुझे खाली 23 करने हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम के 23 करने हैं सेल में जो नहीं बनेगी। अगर ऐसा हो रहा है और हैप्लॉइड सेल बन रही है तो इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा? म्यूसिस। कौन सा होगा? मतलब सिंपल मतलब समझो, अगर मुझे नई सेल में सेम क्रोमोसोम है तो माइटोसिस, और अगर आधे करने हैं तो क्या क्या होगा? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम आधे करेंगे क्यों? आधे इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोगों में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? तो एक सेल पापा की और एक सेल मम्मी की। अगर दोनों सेलें हैप्लॉइड नहीं होंगी तो उसकी पोलैरिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी सोचो। लेकिन पापा की भी आधे क्रोमोसोम और आधे क्रोमोसोम मम्मी के, और जब भी दोनों मिलते हैं तो पूरे क्रोमोसोम वैसे ही हो जाते हैं जो हमारी सेल में होना चाहिए, यानी कि 23 क्रोमोसोम पापा के और 23 मम्मी के, और मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 पेयर, यानी कि 46। समझ गए आप लोग? तो कौन सा डिवीजन कहाँ होता है, पहली बात आपको ये क्लियर हो गई। अगर किसी में मुझे मेन लाइफ साइकिल उसकी डिप्लॉइड है, कैसी है? डिप्लॉइड, तो उसका प्रत्येक जो सेल में डिवीजन होगा कौन सा होगा? माइटोसिस। और उसके गैमेट में कौन सा होगा? म्यूसिस। कौन सा होगा? और जब गैमेट मिलेंगे आपस में उसके बाद फिर से कौन सा होगा? माइटोसिस। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं सेल साइकिल पे। किस पे आते हैं बेटा? मैंने ये तो बता दिया आपको कि बार बार कि मैं बोल रहा हूँ कि एक सेल क्या करती है? डिवाइड करती है, दो टाइप से करती है, म्यूसिस और माइटोसिस। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं सेल साइकिल के लिए। किसके समझते हैं? साइकिल का मतलब सिंपल सा इतना होता है, जैसे आप भी एक साइकिल को फॉलो करते हो पर डे। भाई सुबह इतने टाइम उठना है, इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम आपको क्या करना है? नहाना है, इसके बाद कपड़े पहनने हैं, सही जो भी काम करते हो, कोचिंग आना है, फिर इसके बाद सो जाना है घर पे जाके, जो भी करते हो तो आप लोग पर डे करते हो कंटिन्यू मैनर में, तो वही क्या हो गई? एक साइकिल हो गया। अब आप लोगों के जो स्टेज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे आप रूम पे होते हो तो हो सकता है आप घर पे हो सकते हो तो आपसे कोई बेटा कहता हो, मम्मी होंगी बेटा ही कहते होंगी। इसके बाद आप यहाँ आए तो स्टूडेंट बन गए। इसके बाद अगर आप हो सकता है कि आप खेत पे गए तो आप क्या बन गए? किसान बन गए। और इसके बाद शाम को आके फिर से क्या बन गए? स्टूडेंट बन गए। तो ये पूरा साइकिल होती है। तो इसके साथ साथ हमारी जो सेल की स्टेज होती है वो भी क्या होती रहती है? चेंज। क्या होती रहती है? तो मैं आपको एक बार पूरा समझा रहा हूँ सेल साइकिल। क्या समझा रहा हूँ बेटा? तो आप लोग बड़े आराम से पानी पी लो एक बार और समझ लो, ठीक है? इसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, मानिए, ठीक है? चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क है? चलो हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल। क्या पढ़ते हैं? सेल साइकिल। देखो ये मुझ पे आज तक सेट नहीं हो पाया। बेटा ये क्या है? सेल साइकिल। क्या है? अब आपको ध्यान से देखो बेटा, ठीक है? बातें मत करो अभी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक सेल साइकिल है, मैं इसकी स्टेज दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से कोई करता है, कोई सेल स्टार्ट करता है, क्या करता है? स्टार्टिंग। यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है तो इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है आई फेज और एक होता है बेटा एम फेज। क्या होता है? ऐसे मैं लिखता भी रह रहा हूँ। एक होता है आई फेज, इसे ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई फेज होता है। और एक होता है बेटा एम फेज।
इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ फेज। सही है। अब इधर देखो, आई फेज जो होता है उसमें टोटल 3 फेज होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2। इसको हम यहाँ से लेके अगर सेल हमारी आ रही है और यहाँ तक बेटा हम इसको बोल सकते हैं आई फेज। क्या बोल सकते हैं? आई फेज में टाइम लगता है, वो लगता है लगभग 95%। कितना लगता है? 95। लेकिन आपको लगेगा कि ड्रामेटिक फेज तो ये वाला होता है, प्रोफेज मेटाफेज। वो वही साहब होता है जैसे आपने देखा होगा शादी होती है, शादियां होती हैं तो आपको होता है तैयारियां कितने पहले से होती हैं? 1 महीना, 3-4 महीने पहले से होती हैं। अबे और शादी कितनी देर में जाती है? एक रात में जाती है ना। लेकिन सबसे ड्रामेटिक तो वही रात होती है जिस रात शादी होती है। पहले वाला तो आराम से काम करते हैं, ऐसा ही यहाँ पे होता है। इसके बाद देखो बेटा, अरे ये है आई फेज। कौन सा फेज है? इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बेटा? अबे ज्यादा शादी में जाओ अंदर। ग्रोथ फेज। सही है। G1 में क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। S फेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो मत वरना समझ नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन भी करूंगा अभी। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंपल सा डीएनए का अमाउंट डबल होना। क्या होना? यानी कि अगर सेल के अंदर 2C डीएनए कंटेंट है तो S फेज के बाद वो कितना हो जाएगा? 4C। यानी कि डीएनए कंटेंट क्या होगा? डबल। आप लोग खुद बताओगा, डीएनए के अमाउंट डबल नहीं होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो उसमें जाएगा कैसे भाई? अगर मान लो आप लोग 5 किलो कोई चीज है आप पे, जब तक उसे 10 किलो नहीं करोगे तब तक वो बराबर कैसे बढ़ जाएगी? उतनी जितनी पहले थी। तो सीधा हिसाब है, यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब होता है डीएनए का अमाउंट डबल होना। यानी कि डीएनए अपनी कॉपी कर लेता है। क्या कर लेता है? कॉपी कर ली उसने। और अभी प्रोसेस कहाँ पे चल रही है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ऐसा हो रहा है, इसीलिए इसको बोलना है ग्रोथ फेज। क्या बोलना है? अगले क्या होता है बेटा? G2 के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है प्रोफेज। यानी कि यहाँ से यहाँ तक होता है एम फेज। क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको बोल सकते हैं एम फेज। ये बात समझे आप लोग? और एम फेज में सबसे पहला होता है प्रोफेज, इसके बाद मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और कौन सा होता है बेटा? टीलोफेज। ये जो यहाँ तक फेज होते हैं इनको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। यानी कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और मतलब उसका डिवीजन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कैरियो काइनेसिस। और इसके बाद ओवरऑल बेटा लास्ट में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो सबसे पहले क्या होगा? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसके बाद मैंने बोला प्रोफेज होता है, यानी क्रोमोसोम बनते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद में क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस। ओवरऑल जो सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है। तो सबसे पहले मैंने कहा आई फेज में 3 फेज होंगे, G1, S और G2। और एम फेज में तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज। और इसके बाद लास्ट में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये तुम्हारा ओवरऑल बेसिकली क्या होता है? सेल साइकिल होता है। अगर सेल डिवाइड करना नहीं चाह रही है तो G1 से फिर S में नहीं जाएगी। कहाँ नहीं जाएगी? S फेज में। और वो एक फेज होता है, इसे बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं बेटा? G0 फेज में चली जाएगी। और यहाँ पे जाने के बाद सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगी लेकिन वो डिवाइड सेल नहीं करेगी। क्योंकि S फेज में क्यों जाएगी भाई? डीएनए रेप्लिकेशन क्यों करेगी? और अगर डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसका और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है किसका? जो मैट्रिक्स का, वो चेंज हो जाता है। और चेंज हो जाता है इसी के चक्कर में सेल को क्या करना पड़ता है? डिवाइड। क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर S फेज में चली जाएगी तो ग्रोथ नहीं रहेगी उसका न्यूक्लियस का, और उसके डीएनए पोलैरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसीलिए सेल क्या करती है? G0 फेज में जाती है। समझ गए आप लोग? तो ये सेल की क्या थी? सेल साइकिल होती है। क्या होती है बेटा? सेल साइकिल। एक बार देख लो, अगर कुछ आपको लिखना है तो लिख लो। सही।
यहाँ पे लगता है बेटा 95% टाइम और यहाँ पे कितना लगता है ओनली 5% टाइम। ठीक है, आराम खड़े फोटो खिलवा लिया। बेटा आप लोग इतना कहानी समझे? समझ गया? लिख रहे हैं कोई कुछ? लिख रहे हैं? देखो फिर इसके बाद बताते हैं। हैं देख लिया? अब आप लोग मैं एक कहानी बता रहा हूँ, देखो बहुत अच्छी, आप लोग पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देखो होता क्या है, सुनो बात को। अगर कोई मान लिया सेल है, क्या है बेटा? ये सेल है, ठीक है। इसमें मैं मान ले रहा हूँ 23 पेयर क्रोमोसोम है और डीएनए कंटेंट कितना है? 2C। कितना है? डीएनए कंटेंट का मतलब है डीएनए का अमाउंट, ठीक है, 2C है। आप लोग बताओ ये कंडीशन G1 फेज में होगी। जब S फेज में सेल जाएगी तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो रहेंगे 23 पेयर ही, अभी है नहीं, बनेंगे तो प्रो फेज में, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि बन गए हैं, ठीक है। 23 पेयर ही रहेंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? ये बात समझे आप लोग? ये बेटा जो 4C हुआ है डीएनए कंटेंट, यानी कि डीएनए के अमाउंट डबल जो हुआ है, यही तो दो सेलों में आधा हो जाता है बाद में, और 2C हो जाएगा दोनों सेलों में। और क्रोमोसोम अगर यहाँ पे मैं बना के देखता G1 स्टेज में तो कैसे होते? ऐसे। अगर 1 पेयर होते तो कैसे होते? ऐसे। इसीलिए आपको क्रोमोसोम दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं? इस टाइप से। इस टाइप से इसलिए दिखते हैं बेटा क्योंकि आपको बताएं यहाँ पे डीएनए अमाउंट कितना है? डबल। यहाँ पे ध्यान रखना, एक नई आइटम लिखी हुई है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि एस पेज में डीएनए अमाउंट तो डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सेम। क्या रहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 2 क्रोमोसोम है और ये भी कितने हैं? 2 ही तो है। यहाँ पे देखो क्रोमैटिड 1 है, यहाँ पे कितने हैं? 2। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम तो नंबर सेम रहा देखो, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या है? डबल। समझ गए आप लोग? इसीलिए हमें क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, ऐसे। अगर हम जीवन में बनाते हैं तो क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं? हमें ऐसे। अब आप लोग को समझना बेटा, अगर पूरे चैप्टर आपको एकदम कभी माइंड फ्रेम करना है, ये डबल हुआ है जो क्रोमैटिड, बस ये यहाँ से ब्रेक डाउन करना है हमें, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में, और एक सेल में चला जाएगा और एक किस में आ जाएगा? एक सेल में। आप लोग बताओ फिर से कैसा हो जाएगा? ऐसा ही तो हो जाएगा। समझ गए बात को? और डीएनए अमाउंट क्या रहेगा? डबल। वो तो नहीं, सेम रहेगा। और यही क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये हम लोग समझ गए, पहले बताओ पूरी कहानी। सबसे पहले सेल एक साइकिल फॉलो करती है जो G1 से स्टार्ट करती है SG2, इसे बोलते हैं आई फेज। क्या बोलते हैं? आई फेज। इसके बाद स्टार्ट कौन सा होता है बेटा? एम फेज। एम फेज में पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और इसके बाद जो लास्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं? और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड। समझ गए हम लोग? डीएनए अमाउंट जो यहाँ डबल हुआ है वही हमें आधा आधा करना है, बस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। समझ गए हम लोग? तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, अभी टेंशन ना लो, ये तो मैं चैप्टर आपको समझा रहा हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसे दिखाना मत, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेल है, क्या है बेटा? ये हम बोल सकता हूँ, एक कोई प्याज है, उसके पास एक सेल है जिसके पास क्रोमोसोम नंबर है 16। कितने? 16 पेयर हैं। कितने? और बेटा उसका डीएनए कंटेंट है वो है 4C। कितना है? ये क्या है? डीएनए अमाउंट। अब आप लोग कॉपी निकालो बेटा, अगर आपको ये सेल साइकिल समझ में आ गई सारे बच्चे कर दोगे। आप लोग G1, S, G2 और M फेज की कंडीशन देखो। क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? एक तरफ देखो क्रोमोसोम नंबर और एक तरफ देखो डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, बताओ। अरे जिसमें होगा बेटा अपने आप करो, कॉपी बैठ के मैं देखने आ रहा हूँ। ऐसे बताओ, करो।
आप लोग ये बताओ जीवन में क्या स्टेज कंडीशन होगी क्रोमोसोम के डीएनए कंटेंट की? एस फेज में क्या होगा, G2 में क्या होगा और एम फेज में क्या होगा? अगर आपको आता है तो आप लोग बड़े आराम से बहुत से सॉल्यूशन करके कर सकते हो। अगर इतना करते हो तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि सेल साइकिल आपको क्लियर हो। करो अब सही अपने आप को देखा हुआ दूसरे का कहीं दूसरे का अपना करते हैं। कंडीशन देखनी है आपको, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्रोमोसोम कितने हैं? 16 पेयर। और बेटा ये सेल कैसे होगी? डिप्लॉइड होगी ना। और यहाँ पे हमें एम फेज का कंडीशन बताना है। G1, S और G2 में क्या क्या होगा? क्या जी? वो 16 पेयर लिखा है P। इसका हो गया, बताते रहो मैं। हाँ अगर ऑप्शन में है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दो साइड सही वैसे कोई फर्क नहीं। चलो ये और इसका हो गया, तो इसका मत देखो बेटा, ये तो इसका मत देखो, तो मैं बंद कर दूंगा यहाँ। बोलने को नहीं बोला बेटा, बातें मत करो। हाँ इसमें क्या है? इसमें क्या है? अब इसमें रखे रहो, देख लूंगा कैसे करते ये। अब मैं बात में लाऊंगा इसका, इसमें लोगों ने कहा और बेटा किसका हो गया? बातें करता रहता है। चलो ठीक है बेटा, किस किसने कर लिया है बताओ? सही है तुम्हारा? हाँ सब बच्चों ने वो कर लिया, दिखाओ तुम दिखाओ। समझ नहीं आया? ठीक है ये बोलो ना समझ नहीं आया, तुम बताओ तुम लोग समझ में आ गया? तुम्हारा आ गया? चलो ये अब हम बताए। हाँ तुम दिखाना ये यहाँ चलो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा समझ में आया ना। और इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन दिया था, इससे हमको अब समझ में आ जाएगा। बेटा आप लोग बताओ, पहले इस पे चलते हैं। अब बोलो मत, इधर आ जाओ। सबसे पहले मैंने कहा था जीवन फेल होता है, जीवन फेल होता है। तो बेटा आप लोग बताओ, अगर कोई सेल है, यहाँ पे समझ लो, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कंडीशन, ठीक है? मैंने कहा था कोई सेल है, कोई सेल मान सकते हो, मैंने माना कि ये प्याज की सेल है, ठीक है? प्याज अनियन, उसमें मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर बेटा कितना है? क्रोमोसोम नंबर है कितना? 16 का था। हाँ सही है, 16 पेयर, ठीक है?
इसका मतलब पहली बात मैं समझ गया सेल कैसी है, डिप्लॉयड। कैसी है, डिप्लॉयड। इसके बाद मैंने कहा डीएनए जो अमाउंट है वो कितना है बेटा, 4C। कितना होता है था, सही है। ये डीएनए की पोलैरिटी है, हम बोल सकते हैं डीएनए अमाउंट, डीएनए कंटेंट 4C है। समझ गए हम लोग, ठीक है। अब मैंने कहा सबसे पहले जीवन फेज आता है। कौन सा फेज आता है, सेल जब स्टार्ट करेगी डिवाइड करना, सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, जीवन। आप लोग बताओ बेटा जीवन फेज में कोई चेंज ना होगा, क्योंकि यहाँ तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है बस। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम रहेंगे वो 16 पेयर ही रहेंगे और डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, 4C, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होगा। यहाँ खाली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इस फेज में, ठीक है। जब आता है एस फेज, कौन सा आता है, अब ये ध्यान दो बेटा, जब एस फेज आता है तो यहाँ पे होता है डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब बताया था, डीएनए कॉपी करता है। क्या करता है, कॉपी। तो इसका मतलब इस वाले फेज में बेटा और मैंने कहा था क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम। क्या रहते हैं, सेम। तो आप लोग बताओ क्रोमोसोम तो रहेंगे 16 पेयर और डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, 8C। कितना हो जाएगा, 8C। समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझे। अब आप लोग बताओ बेटा यहाँ पे जब इस फेज में आएगा तो आप लोग बताओ क्रोमोसोम कितने रहेंगे और डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, 8C। कम तो ना जाएगा, क्योंकि वो तो अभी डिवाइड ही नहीं हुआ है, अभी डिवाइड तो ना हुआ है। और जब सेल कौन से फेज जाएगी, एम फेज में, तो वहां पे जो डीएनए अमाउंट डबल हुआ है वही 2 सेल में चला जाएगा, यानी कि एक सेल में आएगा 4C और क्रोमोसोम कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे, उतने ही कितने रहेंगे, यानी कि 16 पेयर। समझ गए आप लोग क्या हुआ था, यही तो सेल में होता है बस। डीएनए कंटेंट डबल हुआ वो, यानी कि एम फेज में कितना रहता है, आधा। कितना रहता है। अगर आप लोग ये बात अभी भी नहीं समझे हो तो दोबारा बता दूं, लेकिन समझ गए तो इसका मतलब सेल साइकिल आपको पढ़ने पड़ेगी। समझ गए सब लोग, समझ गए। तो अब फिर देखो, ये देखो बेटा, खाली यहाँ पे एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसका डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल। क्या होता है, अब वही तो एम फेज में क्या रहता है, आधा आधा बस। और डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी होना। क्या होना, आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो दूसरी सेल जो बनेगी, एक सेल 2 सेल होंगी, उसमें क्या जाएगा फिर, तो सेल हैप्लॉइड नहीं हो जाएगी। समझे, क्लियर हुआ इतना। G2 मैंने बताया रेप्लिकेशन होता है, यहाँ खाली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है सेल में डीएनए का अमाउंट डबल होना। क्या होना, यानी कि डीएनए की कॉपी को बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो हम लोग जेनेटिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन का इतनी कहानी समझ गए तो किताब पढ़े थोड़ी देर, क्लियर हुआ। चलो, तो अगर देखो एक बात और सुन लो बेटा, अब आप लोग एक बात और सुनो, इधर देखो, मैं ये बता रहा था सबसे पहले अगर मैं सेल का स्टेज काउंट करूं, क्या करूं, सेल का स्टेज काउंट करूं, तो आप लोग बताओ सबसे पहले कौन सा स्टेज होगा बेटा, जीवन। कौन सा होगा, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटो। ये होता है तुम्हारा माइटोसिस। क्या होता है, यानी कि जीवन एस G2 में होता है आई फेज। कौन सा फेज होता है, और बेटा इसको बोलते हैं एम फेज और इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, यानी कि पहले सेल ग्रोथ करेगी, रेप्लिकेशन करेगी, इसके बाद कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, साइटो। बस ये हमको पढ़ना है इतना, समझ गए पूरी कहानी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, किताब निकालो सब। अगर अभी भी आपके समझ नहीं आई तो बेटा तो फिर क्या करें, डॉक्टर बुलाएं क्या करें। चलो, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर लगता है मुझे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। किताब निकालो। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था वो ये है, क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा है, जीवन है, इसके बाद कौन सा है बेटा, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और इसके बाद क्या है, साइटो। ये वाले में होता है कैरियोकाइनेसिस और ये हो गया साइटो। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब यही बातें होंगी लगातार, देख पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है बेटा। कह रहा है एज यू एबेट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। आप लोग सबको बताया कि कोई भी हुआ एनिमल धरती पे वो हमेशा अपनी लाइफ स्टार्ट कैसे करता है, सिंगल सेल से। चाहे वो कोई भी एनिमल हुआ, कितना भी बड़ा हुआ कितना भी छोटा हुआ,
उसका जो लाइफ स्टार्ट होगा, बॉडी बनना होगा, फॉर्मेशन होगा, वो एक ही सेल से होगा। और आपको पता है बाद में हजारों टाइप की सेल बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। कह रहा है बेटा यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फ्रॉम सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। और ये कह रहा है कि एक सिंगल सेल से और इतना बड़ा एनिमल कैसे बन जाता है। आप लोग ये चक्कर में हो क्या? नहीं, आपको पता है डिवीजन हो रहा है। इसके बाद कह रहा है बेटा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं ये बात कई बार आपको बता चुका हूँ कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, सही है, ये दोनों क्या है? कैरेक्टर है किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। समझ गए? ठीक है। इसके बाद जो अगले देखो कह रहा है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल। का मतलब होता है जो डिवाइड हो रही है, और जो डिवाइड हो रही है वो हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? अगर कोई सेल है, मान लिया यहाँ पे एक सेल है, देखो बेटा, अगर ये एक सेल है, ये सेल है और ये दो सेल में डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये वाली कौन सेल थी? पेरेंटल सेल। और इस वाले को क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। समझ गए हम लोग? ठीक है। तो ये कह रहा है पेरेंटल सेल और डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अपने आप को क्या करती हैं? ग्रो करती हैं और बाद में क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। अगले कह रहा है गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट प्रोजेनी। और ये कह रहा है लगातार क्या होता है? पेरेंटल सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, उससे क्या बनता है? प्रोजेनी। क्या बनता है? और प्रोजेनी का मतलब होता है, क्या होता है? न्यू जनरेशन। उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। जो बच्चे बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। अगले देखो बेटा, कह रहा है इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि एक सेल से हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों सेल बन जाती हैं, क्योंकि सेल लगातार क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या करती है? और अपनी प्रोजेनी सेल को बनाती है। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अगले देखो आ गई है सेल साइकिल। किसमें आ गए? सेल साइकिल। समझ लो क्या है। देखो वैसे मैं आपको पूरा ये कहानी समझा चुका हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो एक बार, जो पढ़ा दे रहे हैं, इससे कोई पॉइंट आपको छूटे ना। ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आपको बताए भाई, अगर ये होगा ही नहीं तो मल्टी सेलुलर एनिमल बनेंगे कैसे? और पहली बात तो मल्टी सेलुलर क्या कोई नहीं बनेगा। अगर सेल डिवाइड करना बंद कर दे तो आप लोग बताओ कि धरती पे कोई बन पाएगा? नहीं बनेगा। क्योंकि अगले जो स्पीशीज होंगी वो बनेंगे ही नहीं भाई। स्पर्म ही नहीं बनेगा, गैमेट ही नहीं बनेंगे, तो कैसे बन जाएगा अगला बॉडी? ठीक है। अगले देखो, अब कोई अमर तो है नहीं, अमर है कोई धरती में? मैं तो जरूर अमर से कह रहा हूँ। अमर कौन है यहाँ पे, पता है आपको? किसी का? बेटा अमर है, पता है कौन? कौन? अच्छा अमर बताओ किसे बोल सकते हैं, ये बताओ। हाँ नाम तो हमारा सबका होगा, पर नाम मिट जाएगा। ये बताओ अमर बोल सकते हैं बेटा यूनिसेलुलर एनिमल को। किसको बोल सकते हैं? यूनिसेलुलर, क्योंकि वो सिंगल सेल होती है, वो लगातार डिवाइड करती है। तो वो जो डिवाइड कर रही है, तो आप लोग बताओ उसे क्या अमर नहीं बोल सकते? हम लोग बोल सकते हैं ना? अभी नहीं समझ पाए तुम, क्योंकि वो सिंगल ही सेल होती है ना। जो एक से दो बन जाएंगी, दो से फिर कितनी बन जाएंगी? चार बन जाएंगी। वो सेल तो हमारी रही। नहीं समझ में आया अभी? समझ गए? तो मैं यूनिसेलुलर एनिमल को अमर बोल सकता हूँ अगर बोलना चाहूँ तो। ठीक है। वैसे धरती पे कोई भी अमर नहीं है। चलो ये अगले देखो, चलो हो गई बातें बेटा। ये बैठ जाओगे आप लोग, डांट खा के ये देखो, कह रहा है ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ अ सेल, सबसे पहले कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कह रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। आपको सबसे पहले मैंने कहा था आई फेज का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो नई सेल में जाएगा कैसे? अगले कह रहा है एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेट वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। आप एक ये कहना चाह रहा है जीनोम किसको बोल रहा है? डीएनए को। किसको बोल रहा है? ये कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम चलते हैं, कि पहले अगर ऐसा नहीं कि पहले एम फेज हो जाएगा उसके बाद आई फेज होगा, पहले आई फेज ही होगा उसके बाद क्या होगा? एम फेज। यानी कि पहले हम बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होगा और उसके बाद होगा कैरियोकाइनेसिस। अगले कह रहा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसाइज ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल इज टर्म एज सेल
साइकिल। और सेल साइकिल का मतलब तो यही हुआ कि लगातार सेल में क्या आ रहे हैं, फेजेज आ रहे हैं, G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये एक साइकिल फॉलो नहीं कर रही क्या, एक फेज को फॉलो कर रही है, तो उसी को बोलते, उस सीक्वेंस को बोल देते हैं साइकिल। क्या बोल देते हैं? आप लोग बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि रेप्लिकेशन बाद में हो, सेल डिवाइड पहले करता है? नहीं हो सकता ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में सब में बराबर का डीएनए है और बराबर के क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं कि किसी सेल में 22 पेयर क्रोमोसोम है, किसी में 21 पेयर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में पूरी सेल हमारी क्या करती है, डिवाइड करती है। एक बात और बताऊं आपको, ये डिवीजन जो होता है वो भी एक जेनेटिक कंट्रोल में होता है पूरा सेल। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सेल ऐसी डिवाइड करने लगी, वरना बेटा आपने कभी देखा कि आपका एक उंगली ये वाली बड़ी हो गई, ये वाली छोटी हो गई? ऐसा नहीं होता है नॉर्मली केस में। या एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक हाथ बहुत छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि हमारा पूरा सेल का जो जेनेटिक कंट्रोल होता है वो हमारे किसके हाथ में होता है, डीएनए के। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डीएनए का मेन जो काम होता है वो यही होता है, सारे जो हमारे ह्यूमंस की जो बॉडी के एक कैरेक्टर है उनको क्या करना, कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा ऑल थ्रू सेल ग्रोथ, यानी कि कह रहा है इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज it is continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. The replicate chromosome DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. समझो क्या कह रहा है? ये देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है ये देखो, ये कहना चाह रहा है बेटा कि अगर यहाँ पे देखो आप लोग, एक सेल है, क्या है, एक सेल है। अब इस सेल में क्या हुआ, ये डीएनए है, क्या है, डीएनए है, यानी जीनोम बोल रहे हैं इसको। इसी का क्या हुआ, एस पेज हुआ। क्या हुआ? एस पेज में बार बार कह रहा हूँ क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। इसका डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है। अगर यहाँ पे डीएनए 2.2 मीटर का होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 4.8 मीटर का हो जाएगा। अब डीएनए डबल होगा तो उसको आधा आधा करोगे नहीं करोगे, और वही एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाता है। बस यही तो होता है माइटोसिस, और क्या होता है। तो ये कह रहा है कि जो एस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसी का बार बार डॉटर सेल में जाना क्या कहलाता है भाई, यानी कि सेल साइकिल। यानी कि सेल साइकिल बोल सकते हैं कि पूरा क्या हो रहा है, एक साइक्लिक मैनर में काम हो रहा है। समझ गए आप लोग? ठीक है, क्लियर हुआ इतना बेटा? अब तो क्लियर हो गया होगा। अगले देखो फेज ऑफ सेल साइकिल। अब मैं आपको पहले बोला था कि सेल साइकिल कितने फेज होते हैं, दो होते हैं, एक आई फेज और एक कौन सा होता है, एम फेज। आई फेज के 3 फेज होते हैं, G1, S और G2। एम फेज कितने होते हैं, 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और उसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। जैसे यहाँ पे देखो G1 फेज, इसके बाद क्या हो रहा है, और इसके बाद ये प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, और इस वाले स्टेज को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। समझ गए, सेल डिवाइड हो गई। ये एक सेल थी देखो यहाँ पे, और कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, और यहाँ पे देखो क्या होगा, डीएनए अमाउंट डबल। क्लियर हुआ बेटा? अब तो ये रट गया होगा, अब अगले बढ़ो। यहाँ पे देखो अगले कह रहा है a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately every कितने घंटे में। और अगले कह रहा है however this duration of cell cycle can vary from organism to organism. हर किसी सेल का डिवाइड होने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों का बता रहा है कितना होता है, 24 आवर। ऐसे ईस्ट की सेल कितने देर में कर देती है, 90 मिनट में। सही है, 90 मिनट में। और इसके बाद और जो सेल होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, टाइम पीरियड वेरी करता है डिवीजन होने का। अगले कह रहा है बेटा ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली कितने दिन में, 90 मिनट। ये दोनों टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। 24 घंटे हमारी सेल करती है और 90 मिनट में कौन करती है, हैं, ईस्ट की सेल किसकी करती है। इसके बाद 3 फेज, 2 फेज होते हैं, आई फेज और एम फेज। आई फेज कितने पार्ट डिवाइड होता है, 3, G1, S और चाहे ऐसे लिख लो यहाँ पे G1, S और क्या, और ये कितने फेज में होता है, प्रोफेज, मेटा, एना और टीलो। समझ गए, सही है। अगले तो यहाँ पे कह रहा है सेल साइकिल डिवाइड कितने में होती है बेटा, 2 फेज में। कितने में होती है, आप हम लोग देखते हैं एक करके। ये सब बातें वही लिखी हुई जो मैं आपको बता चुका हूँ सेल साइकिल में, ठीक है। ये खाली मैं दोहरा रहा हूँ कि ऐसी कोई लाइन ना हो जो आप लोगों की दुविधा ही रहे, बाद में पढ़ो तो ये कहाँ से आ गई ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ ना। तो ये कह रहा है एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द
actual cell division or mitosis occurs and the interphase represent the phase between two successive M phase। आप लोग बताओ, जो I phase होगा वो दो M phase के बीच में नहीं होगा क्या? पहले I phase होगा, उसके बाद M phase, फिर I phase, फिर M phase, ये चलता रहता है। कह रहा है it is significant to note that in the 24 घंटे average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an 1 घंटा, the interphase lasts more than 95% टाइम पीरियड। आप लोग बताओ, जो आई फेज होगा उसमें लगेगा 95% टाइम, और जो खाली जो एम फेज होगा उसमें कितना लगेगा? 5%, मतलब एक बोलना है ओनली 1 घंटा। कितना लगता है? ये वही साहब है जो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को लगता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बहुत बड़े ड्रामेटिक फेज होते हैं, आप लोग पढ़ते रहोगे अभी बार बार, ठीक है। लेकिन जो मेन टाइम लगेगा वो बेटा उसी में लगेगा, एस फेज में। आप लोग समझ सकते हो वहां पे क्या प्रोसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? और डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता है कितनी सारी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की, बहुत सारे एंजाइम जरूरत पड़ती है, वो बनते हैं। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसके बाद जो बाद में तुम्हारा जो क्रोमोसोम बनेंगे उसके लिए इतने एंजाइम बनेंगे, वो भी सब बनेंगे। तो इसीलिए जो टाइम पीरियड लगता है वो आई फेज में कितना लगता है? 95%। और बाद में जो जरा सा टाइम बचा हुआ किसमें लगता है? एम फेज में, यानी बोल सकता हूँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। समझ गए? ठीक है बेटा। इसके बाद कह रहा है एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, और मैंने आपको बताया कि एम फेज को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। अच्छा, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है आप लोग बताओ। अगर मैंने अंदर का डीएनए है, डीएनए किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोसोम में। अगर मैं अंदर के क्रोमोसोम को बांट दूं, वही क्या हो गया? न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। आप लोग बताओ, अगर रूम है, आप दो लोग रह रहे हो पार्टनर, अगर लड़ाई हो जाए, वो आपका फोल्डिंग एक तरफ करते हैं, अपना फोल्डिंग क्या करते हैं? एक तरफ, आपकी किताबें एक तरफ और अपना किताबें एक तरफ, तो इसका मतलब क्या रूम का डिवीजन नहीं हो गया? और हमारे न्यूक्लियस के अंदर है ही क्या? यही तो है क्या? डीएनए। बस डीएनए का क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं, और आधे आधे हो जाएंगे तो वही क्या हो गया? न्यूक्लियस का डिवीजन। समझ गए आप लोग? ठीक है बेटा। अगले कह रहे हैं corresponding to the separation of daughter chromosome, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे? आधे आधे, और उसी को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड कह रहा है यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। समझ गए? पहले क्या हुआ? सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर समझ लो पहले क्या हुआ? प्रोटीन का फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए बॉन्ड डबल हो गया, तीसरा क्या होता है कि डीएनए से क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और क्रोमोसोम जो बनते हैं क्रोमेटिड डबल होते हैं, वो आधे आधे हो जाते हैं। आधे आधे हो गए, उसको क्या बोल दिया हमने? कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद में क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का क्या हो गया? डिवीजन। और यही क्या होता है? सेल डिवीजन। समझ गए? ठीक है। कह रहे थे इंटरफेस। अब ये वही साहब है, मैं अब आप लोगों को पढ़ने पड़ जाना चाहिए, वैसे इतनी बार बता चुका हूँ। वैसे अगर आपको अभी पढ़ने नहीं पड़ रहा है तो आप लोग ऐसे एज्यूम कर लो, एक मकान है। क्या है? मकान है, सही है। अब मैं समझाऊं थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है बेटा? एक कमरा है। क्या है? और एक कमरे में क्या है? क्या है बताओ? 50,000 रुपए है। कितना है? 50,000 रुपए। अब बेटा इसको उसको क्या करना है? दो कमरे में डिवाइड करना है। कितने करना है? ये देखो बेटा, दो कमरे में डिवाइड, यानी दो मकानों में डिवाइड करना है, और दोनों मकानों में क्या रहे? 50,000 रुपए रहे, मतलब सेम रहे। पहले ही 50,000 था, बाद में भी दो में कितना पड़े? 50,000। तो बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट डबल, यानी कि पहले इसको 1 लाख करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? एक अब देख लो बेटा, इस पेज में होंगे वो, पढ़ाई कर लो फ्री तब होंगे। एक 50,000 का कितना हो गया? 1 लाख। और 1 लाख को दो मकान में क्या कर दिया? बांट दिया। बस यही तो हुआ। ऐसे ही क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। समझ गए? ठीक है। अगले कह रहे थे इंटरफेस थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। तो क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज इज अ टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। और सेल क्या करती है? डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को। सही है। अगले कह रहा है भाई अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। ये ऑर्डरली मैनर में होता है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज। कितने फेज में होगा? 3 फेज। अगले देखो कौन कौन से बेटा? G1 S और G2। अब ये सब वही कथा कहानी लिखी है जो भी मैंने बताई है। पानी पी लो एक बार, फिर अगले पढ़ते हैं। ठीक है।
एक बार एक किताब पढ़ो। बेटा घर पे जाकर पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो हैं? पढ़ाई करते रहो मेहनत से। और क्योंकि अब आप लोग काफी आगे आ चुके हो, समझ रहे हो? इसके बाद प्लांट थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो स्टार्ट हो गई तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग कहोगे पीछे चैप्टर कहाँ से देखा है? वो अच्छे थे इससे, क्योंकि वहां पे हम लोग रेस्पिरेशन और क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मजा आएगा बहुत सारा, ठीक है? वो तो आपको एस्ट्रेशन करेंगे आपको। इसके बाद नहीं, उसके बाद सब कुछ लगेगा आपको, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लगेगा तो रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। और वैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन पूरा यही बता दिया। बोल करा बेटा, वैसे मैंने रेस्पिरेशन आपको पूरा कहाँ बता दिया? यही बता दिया। आप लोग वही तो होता है, ग्लूकोज टूटता है और उसके बाद क्रेब साइकिल इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वही क्या कराता है? रेस्पिरेशन क्या होता है। तो समझ गए हम लोग? ठीक है, अभी समझे तो नहीं है भाई, समझाऊंगा अच्छे से। बेटा आप लोग पहले ये बताओ, ये सेल साइकिल समझ गए पूरे तरीके से? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अगले देखो। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पे कह रहा है जीवन फेज। सबसे पहले कौन सा फेज होता है? जीवन फेज। अब हम लोग एक एक फेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्या क्या है, कौन से फेज में होता है, सही है? सबसे पहले कौन सा फेज होगा बेटा? जीवन, यानी कि आई फेज का पहला फेज होगा जीवन फेज। कह रहा है जीवन फेज correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। आप लोग बताओ, जीवन फेज एम फेज और एस फेज के बीच में नहीं है? है नहीं है? गधो है नहीं है? कहाँ गया ये? जीवन फेज यही तो है, एम फेज, और इसका मतलब ये कौन सा है? एस फेज। इसके बीच वाला टाइप फेज कौन सा है? जीवन फेज। अगले देखो, कह रहा है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है सेल, यानी कि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, सेल मेटाबॉलिज्म कर रही होती है। बेटा कह रहा है मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटीन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। क्या आप बताओ जीवन फेज में क्या डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है? नहीं। किसमें होता है? एस फेज में। किसमें होता है? एस फेज। अगले कह रहा है बेटा एस और सिंथेसिस फेज। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंथेसिस फेज। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ना पता हो क्या होता है, तो आप लोग ऐसे करके लिख लो, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। समझ जाओगे? यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना, या लिख दो डीएनए कॉपी, यानी डीएनए अपनी कॉपी करता है, उसी क्या बोलते हैं? तभी तो गधो डीएनए के अमाउंट डबल हो जाता है, 2C कितना हो जाएगा? 4C। तो यहाँ पे कह रहा है देखो रेप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। ये देखो कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल कितना हो जाएगा? डबल। यानी कि एक सेल में डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? दुगना। कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। और कह रहा है इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, तो बाद में कह रहा है कितना हो जाएगा? 4C। यानी कि, और एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूल मत जाना, डीएनए का अमाउंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ऐसे नहीं होंगे कि 46 क्रोमोसोम 46 के 92 हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि रहेंगे 46। इसका मतलब क्या होगा? जो क्रोमेटिड होता है एक, वो कितने बन जाएंगे? 2। कितने बन जाएंगे? लेकिन क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर एस पेज से ये देखो पहले मैं क्रोमोसोम बना के देखूं तो वो कैसा होंगे? ऐसे। कैसे होंगे बेटा? ऐसे। ये कितने हैं? एक पेयर। कितने? यानी कि 2। और अगर एस पेज के बाद बनाऊं तो कैसे बनेंगे? ऐसे। और ये भी कितने होंगे? एक। हाँ, एक ही पेयर होंगे। 2 पेयर कैसे जाएंगे? ये कितने हैं? एक पेयर।
मतलब ए भी 2 है और ए भी कितने हैं, अंतर क्या है खाली आम बढ़ जाती है, डीएनए अमाउंट डबल हो गया बस उसमें, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे अब एस पेज हो चुका है, क्या हो चुका है बेटा, समझ गए आप लोग? अब क्रोमोसोम तो 2 यहाँ पे है 2 यहाँ भी है, लेकिन देखो यहाँ पे क्रोमेट 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2, समझ गए? और यही क्रोमेट तो बीच में अलग अलग हो जाते हैं, बस इतना ही तो होता है। और क्या होता है, एम फेज में ये होता है, ये बीच से टूट जाते हैं और एक सेल में चले जाते हैं और फिर से सेल में कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डीएनए कितना हो जाता है बेटा 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम स्टाफ ना हो यहाँ पे, ये यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम। कैसे रहते हैं, सेम। और कह रहा है इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। और कितने रहेंगे, 2n, यानी कि डिप्लॉयड ही रहेंगे, यानी कि 23 पेयर ही रहेंगे, समझ गए आप लोग? तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर ही रहेंगे एस फेज के बाद, बस डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। और आपको पता है सेंट्रियोल जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, सेंट्रियोल की, उसका क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब होता है एक उस पोल पे और एक अपोजिट पोल पे, समझ गए? उसका भी डुप्लीकेशन होता है। और कह रहा है बेटा एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। समझ गए आप लोग? ये कहना चाह रहा है, तो फिर सुनो, G1 फेज में प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, एस फेज में डीएनए अमाउंट डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कैसे रहे, सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। इसके बाद आए G2 फेज पे, तो G2 फेज में क्या हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन बता रहा है, सेंट्रियोल का क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल क्या बात कर रहा हूँ मैं, जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे अब वो अपोजिट पोल पे चल जाने लगेंगे। और इसके बाद ये कह रहा है कि बेटा इसके आगे क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस का मतलब एम फेज होगा। क्या होगा, या मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा बेटा, ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था बेटा अगर सेल को डिवाइड ना करना हो, क्या ना करना हो, डिवाइड ना करना हो, तो वो G1 फेज से एस फेज में नहीं जाती है, वो कौन से फेज में जाती है, G0, जिसे बोलते हैं क्विसेंट फेज। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है लेकिन डिवाइड नहीं करती है, समझ गए? ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सम सेल इन द अडल्ट ह्यूमन डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एग्जांपल लिखा है हार्ट सेल, यानी कि हमारे हृदय की सेल। अगर ये हार्ट सेल लगातार डिवाइड करती रहेंगी तो हृदय तो इतना बड़ा हो जाएगा, सही है, जो किसी काम को नहीं रहेगा। अभी कितना बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो इसकी सेल क्या करती है, डिवाइड नहीं करती है। अच्छा, पूरी बॉडी की सेल हमारी एक टाइम पे आके रुक जाता है, वो सेल डिवाइड करती है जहाँ पे सेल डेड हो गई है, ये जहाँ पे क्या करना हो, जो सेल लॉस्ट यानी बेकार हो गई हैं उनको रिप्लेस करना हो, तो वहां पे क्या होता है, सेल डिवीजन। क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन। ठीक है, तो कह रहा है अगर हार्ट सेल है और वो डिवाइड करना नहीं चाहती है, तो यहाँ पे कह रहा है एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी। ये कह रहा है कि और भी सेल होती है जिसको इंजरी हो गई है, अगर उसको रिप्लेस करना है तो वहां पे डिवाइड करेगा। या फिर कुछ सेल ऐसी होती है जो कभी कभी करती है डिवाइड, कभी कभी नहीं करती है। तो कह रहे हैं these cells that do not divide further exist G1 phase to enter an inactive stage। कौन सा स्टेज बेटा, G0 स्टेज। कौन सा स्टेज, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, खाली इसका नाम पूछा था बस, G0 फेज का। ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं इसमें, और मैं आपको इतनी एक उसमें एक बोल सकता हूँ रटा रटा के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग भैया क्वेश्चन भूल मत जाना अगर पेपर में आ जाए तो। अभी भी और भी भूल गए तो फिर क्या फायदा नीट वगैरह की तैयारी करने से क्या फायदा, समझ गए? ये खाली लिखा हुआ बेटा मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को किताबों को पॉइंट रह ना जाए, जिससे आपको बाद में ये ना लगे कि यार ये तो हम बात समझे ही नहीं। इसलिए मैं देखता हूँ खाली, बकाया इससे ज्यादा तो मैंने वैसे डायग्राम से आपको समझा दिया था। अगले कह रहा है बेटा सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि सेल को हम समझ डेड जाती है, कैसी रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, और but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि G0 फेज में सेल कैसी होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है या फिर नहीं होती है, सही है, ये भी क्वेश्चन नीट का है।
अगले देखो, कह रहा है बेटा इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज, माइटोटिक का मतलब माइटोसिस, ठीक है, इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल को जानते हो क्या होता है? कौन सी? लंबाई वाली। आप लोग बताओ सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? जर्म सेल अलग होती है, सोमैटिक सेल अलग, बताओ। बेटा जो पूरी बॉडी की सेल होती है वो सोमैटिक सेल होती है, और जिन सेल से हमारे गैमेट बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जर्म सेल। बस सही है। जैसे आपको पता होगा जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो वहां बताऊंगा जर्माइनल एपिथेलियम होती है, वहां की सेल होती है जर्म सेल। कौन सी होती है? तो जर्म सेल में तो होगा म्योसिस, और बकाया हमारी बॉडी की पूरी सेल कैसी है? सोमैटिक सेल, तो उनमें क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा बेटा? सही है, ठीक है। और हमें जितने भी एनिमल्स हैं सब में सोमैटिक सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है बेटा सोमैटिक सेल हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, ये देखो, टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। अब आप लोग एक बात यहाँ पे बताओ, इस वाले पॉइंट की इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो। ये कह रहा है कि लगभग जितने भी लिविंग होते हैं उनकी सोमैटिक सेल में कौन सा डिवीजन होता है बेटा? माइटोसिस। कौन सा होता है? लेकिन ये कह रहा है कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है। अब आप लोग अगर कॉन्सेप्ट समझे हो तो आप लोगों को ये बात बहुत कठिन नहीं लग रही होगी। आप लोग बताओ, अगर किसी कोई एनिमल है बेटा और उसका मेन प्लांट जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉइड सेल से बना है, किससे बना है? मतलब मेन बॉडी हैप्लॉइड सेल से बना है, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि उसकी बॉडी में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब मैंने बताया था जब सेम क्रोमोसोम रखने होते हैं वहां होता है। अब यहाँ पे इससे क्या मतलब, देखो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगी तब भी माइटोसिस, और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगी तब भी क्या होगा? माइटोसिस। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे क्या होगा? माइटो। अब आप लोग खुद बताओ, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम पसंद ना कर सकते हैं सर? नहीं। तो इसीलिए कौन सा होगा? माइटोसिस। क्लियर? म्योसिस हमेशा वहां होता है जहां हमें आधे क्रोमोसोम करने होते हैं। अब ये मत कह देना कि हमें हैप्लॉइड सेल पहले से है उसके भी आधे कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। डिप्लॉइड सेल के आधे हो सकते हैं, सेल कैसे सकती है? हैप्लॉइड। कैसे सकती है? हैप्लॉइड। तो अगले देखो, यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। इसमें दिखा रहा है हनी बी होता है मेल वाला, सही है। उसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, क्योंकि उसकी सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड। कैसी होती है? हैप्लॉइड। अच्छा, आपने इसकी वो देखी है हनी बी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पता है आपको? बताओ। उसमें बेटा डिप्लॉइड हैप्लॉइड मैकेनिज्म होती है। कैसे होती है? हाँ बताओ। अब तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अरे कोई बच्चा बताओ। हाँ सर मुझे पता है। हाँ बताओ, तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ रत्नेश। हाँ रत्नेश बताओ बेटा, तुम बताओ। अरे तुम बता दिया करो, बायोलॉजी स्टूडेंट इतना क्यों शर्मा रहे हो? बता दो। और पहली बात तुम हाई भी तो पूछ रहा हूँ, अपना ना पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो, बताओ बताओ। किसी और बच्चे को भी पता है थोड़ा बहुत? जो भी पता हो वो बता सकता है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, क्या बात है? कुछ तो बताया करो, पढ़ के आते हो थोड़ा बहुत, पढ़ा करो बेटा। अब इधर देखो, आप बातें करने लगे, वो इतना है पता। अब इधर देखो, हनी बी में क्या होता है, वहां पे एक मैकेनिज्म फॉलो होती है जिसे बोलते हैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड मैकेनिज्म, यानी कि 2 साइड क्रोमोसोम और 1 साइड। वहां पे बेटा जो फीमेल होती है, कौन सी होती है? उसके पास 32 होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? अब देखो क्या होता है, ये फीमेल है, ये गैमेट बनाएगी। या देखो ये कहां ऊपर दिखाऊं, ये देखो बेटा, यहाँ पे कहीं जगह है? हाँ यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ऐसा होता है, जो फीमेल होती है उसके पास कितने होते हैं? 32, और मेल के पास कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब देखो, अगर फीमेल जो है वो आपको बताया पहले गैमेट बनाएगी, या गैमेट बनाएगी, सेल डिवाइड करेगी, तो वहां होता है म्योसिस। क्या होता है? म्योसिस होगा। तो कितने होगा बताओ? अगर इसके एग ने फर्टिलाइज किया, क्या किया? तो बनती है फीमेल। कौन बनेगी? फीमेल, क्योंकि 16 आ जाएंगे इधर से, और कितने जाएंगे? 32 जाएंगे। सही है। और अगर इसने फर्टिलाइज नहीं किया तो खाली कितने रहेंगे? 16। तो वो क्या बन जाता है? मेल। समझ गए? अब इसके पास 16 है बेटा, तो इसमें माइटोसिस तो होगा अगले,
कोई म्यूसिक सुनना हो जाएगा, समझ गए आप लोग। और इसको कहते हैं अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन जो मेल बनता है उसको बताओ क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। हाँ, पार्थिनोजेनेसिस, समझ गए आप लोग। ये मैं आपको जेनेटिक्स में से एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनो। अच्छा, एक मैंने नाम और पढ़ा है पार्थिनोकार्पिक, वो क्या होता है? वो तो बनाना है। बनाना। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है? फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है? मेल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। समझ गए हम लोग। और बेटा यहाँ पे अब आप लोग बताओ, इसकी जो इससे जो डेवलप हुआ है उसके पास 16 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेल है। अब इसको मल्टीसेलर बनना है, मतलब सेल पे डिवाइड करना है ना अगले। तो यहाँ पे आप बताओ 16 से और आगे ना हो जाएंगी, तो हमेशा क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? और इसीलिए यहाँ पे 16 क्रोमोसोम है, तो हमेशा क्या होता है? माइटोसिस। सोमैटिक सेल में भी, ठीक है। और हम लोगों में तो होता ही होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे कि खाली डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, आप लोग बोलोगे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल में माइटोसिस हो सकता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दूसरी सेल में कितने क्रोमोसोम रखने हैं, समझ गए? सेम रखने हैं तो हमेशा माइटोसिस होगा, चाहे वो सेल हैप्लॉइड हो चाहे वो। क्लियर? अब आप लोग ऐसा मत कर देना कि हैप्लॉइड सेल में म्यूसिस कर दो और उसकी पोलैरिटी और आधी कर दो, समझ रहे हो? तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अगली देखो, कहाँ पे थे हम लोग बेटा? यहाँ पे दिए हैं। तो ये देखो, तो आप लोग समझ गए यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हैप्लॉइड सेल में भी कभी क्या हो सकता है? माइटोसिस। लेकिन किसमें होता है? हनी बी में। कैसे होता है? इसीलिए तो वहां पे शायद बोलते हैं ड्रोन। मेल को क्या बोलते हैं? वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, फीमेल होती हैं, सही है। अभी मैं उसके खाली रिप्रोडक्शन से गया हूँ, उसके आगे मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। हाँ, उसमें कुछ होता है, रानी मक्खी होती है और कुछ वर्कर भी होती हैं। अच्छा, वर्कर भी इनफर्टाइल होती है ना, और जो रानी मक्खी होती है वो समझ गया, ठीक है। और मैंने ये भी सुना है उसका कुछ मैकेनिज्म अलग भी होता है। वहाँ पे जो वर्कर वाली होती हैं वो शहद लेके आती हैं फूलों से, हैं? ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसका डांस भी होता है कुछ अलग टाइप का, ऐसा बोलते हैं कि ऐसे अगर सर्कल में घूम रही तो उसका मतलब कुछ और होता है, और अगर वो ऐसे घूम रही तो उसका मतलब कुछ और होता है, समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखो, पढ़ लो। यहाँ पे और क्या कह रहा है? कह रहा है देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। क्या कह रहा है? हैप्लॉइड सेल भी किसके द्वारा डिवाइड होती है? माइटोसिस। अगले कह रहा है फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। किसका एग्जांपल दे रहा है ये? सही है, मेल हनी बी, क्योंकि यहाँ पे होता है डिप्लॉइड हैप्लॉइड मैकेनिज्म। आप लोग अभी ना बताओ तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, डिप्लॉइड हैप्लॉइड मैकेनिज्म। और बेटा कभी आपका काम पीछे वो छोड़ दो अभी, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ लगातार उसकी और बनाते रहो, ठीक है? साथ साथ पीछे वाला छोड़ दो अभी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बना लेना, लेकिन टाइम मिले जब भी। लेकिन साथ साथ आप लोग काम करते, क्योंकि साथ साथ में क्या होता है कि आज जो पढ़ाया जा रहा है आपको आज ही कल तक ध्यान रहेगा। एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, अगले 3-4 दिन बाद सब भूल जाओगे। तो आप लोग रोज की रोज पढ़ा करो। आज जो है आज ही कॉपी उसकी बनाओ बैठ के, जिससे आपको और चीजें क्या हो क्लियर, सही है। और चीजें क्लियर होंगी फिर आपके डॉट भी होंगे, अगर आपके डॉट है तो मुझसे आप लोग क्लियर भी करोगे, ठीक है। ये काम करते रहो लगातार। और जो बच्चा नहीं कर रहा है ध्यान रखना, वो अपना लॉस कर रहा है बेटा बहुत बड़ा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखो कह रहा है अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ऐसा प्लांट में भी होता है, जैसे एल्गी होते हैं, क्या होते हैं? आपको बताया बेटा एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं, और एल्गी की मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है? हैप्लॉइड। ऐसे होती है। तो आप लोग समझ सकते हो, तो हैप्लॉइड सेल में कौन सा होगा? माइटोसिस होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है एल्गी के बारे में? नहीं लिखा है सर। अब ये कह रहा है फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेज एट व्हिच माइटोसिस इज सीन हैप्लॉइड सेल। आप लोग बताओ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने कौन से प्लांट में देखा था? मुझे इसका पता है, एनिमल किंगडम में। हाँ, कहाँ पे? सीलेंट्रेटा। इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप लोग, हैं? और ओविलिया इसका एग्जांपल था, सही कह रही है, जेलीफिश हैं। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दूसरी प्रोसेस क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो बेटा बता पाओगे, वरना आप लोग नहीं बता पाओगे। मैं बता रहा हूँ आप लोग पहले ये बताओ, सेल साइकिल सब क्लियर हुआ?
एक बार जल्दी से आप रिवाइज करो, किसी का कोई डाउट हो किसी भी टाइप का मुझसे क्लियर करो। बेटा इतना टाइम आपको कौन देगा, सुनो इतना रटाने के बाद अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपके कोई किसी का डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो, तब भी आपके माइंड में फंसता नहीं है, फिर कब फंसेगा। बेटा यहाँ पर छुट्टी क्यों करते हो बताओ, कंफर्म नहीं आता बेटा, छुट्टी मत क्या करो, समझ रहे हो। कंटिन्यू आओ, ये नीट ये 12th नहीं है कि बाद में पढ़ने की एक रात में बैठ के वो काम हो जाएगा। आप लोग बेटा अपने अंदर थोड़ी कॉन्टिन्यूटी रखो, क्या रखो, कॉन्टिन्यूटी। अगर आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है तो क्या फायदा है पढ़ाई करने का, नीट करने का। और आप लोग बोलो मत, अगर आप लोग एब्सेंट कर रहे हो तो अपन लॉस कर रहे हो, ध्यान रखना। क्योंकि जो चीज एक बार छूट जाती है वो फिर ऐसा नहीं कि आप लोग इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट हो घर पे जाके पढ़ लोगे दोबारा, वो छूट रही है आपकी पूरी साल के लिए। बोलो मत बेटा, पढ़ाई के लिए बुलाए, फिर तुम क्वेश्चन कर नहीं पाते हो। और एक बात है ना, एक दिन में महान नहीं बन जाओगे, आप लोग डेली मेहनत करते रहोगे तो एक दिन बहुत दिन आएगा ये आप लोग महान बन जाओगे। चलो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया बेटा, किसी को डाउट बताओ, किसी को पूछना है, क्लियर है यहाँ का सबको। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर समझा रहा हूँ। हमने पढ़ा सेल साइकिल, सही है, जिसमें हमने पढ़ा आई फेज। पहले कौन सा होता है बेटा, आई फेज होता है। मैंने कहा आई फेज के बाद कौन सा होता है, एम फेज। कौन सा होता है, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। मैंने कहा जीवन होता है, इसके बाद कौन सा होता है, एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। समझ गए आप लोग। इसके बाद अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो कौन से फेज में जाता है, जी नॉट फेज में। किस में जाता है, इसके बाद जी एस आता है, इसके बाद क्या आता है, जी2, और उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मैंने कहा जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है उसमें उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। इसके बाद मैंने कहा था G1 S G2 में कोई ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती। G1 में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, G2 में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो हम लोग अब पढ़ेंगे जो कौन सा फेज पढ़ेंगे, एम फेज, यानी कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया, डीएनए का अमाउंट डबल कर लिया। अब क्या बना हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन। क्या है, मैंने कहा था क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए के साथ जब प्रोटीन के साथ डीएनए रैप्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम, और वो किसमें बनाएगा, प्रोफेज में। किसमें बनाएगा, तो सबसे पहले जो एम फेज का जो फेज है वो कौन सा है बेटा, प्रोफेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक प्रोफेज से तो कल स्टार्ट करेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पर थोड़ा समझ लो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है
एम फेज के लिए दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे पहले क्रोमोसोम बन रहे हैं, फिर वो अरेंज हो रहे हैं, फिर वो हल्के हल्के जा रहे हैं, तो उसमें लगेगा कि ड्रामेटिक फेज है। लेकिन अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज वो है एस फेज। वैसे हम लोग यहाँ दिखाया नहीं गया इतना, क्योंकि बेटा रेप्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। आप लोग सोचो डीएनए पूरा इतना होता है, उसकी कॉपी होना, और कॉपी का मतलब क्या होता है, अमाउंट डबल होना, और उसमें भी अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस गड़बड़ हुआ तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सोचो हमारी इतनी सेल हैं, अरबों सेल हैं, और उसमें बेटा एक भी नाइट्रोजनस बेस गड़बड़ नहीं होता है। अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस, जैसे वो लिखते हैं हम ATGC, अगर वो भी गड़बड़ हो गया एक धोखे से भी, तो इसका मतलब ये होगा कि बेटा आप उसे बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? और कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। समझ गए हम लोग? इसीलिए मैंने आपको बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन ये कह रहा है कि एम फेज, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे खाली उन्होंने बताया है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और वैसे आप लोगों को जब मैं डीएनए रेप्लिकेशन जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा तो आपसे एक बार पूछूंगा कि बताओ रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है, तो आप कौन से फेज में बताओगे? एस फेज में। आप समझ जाओगे सेल साइकिल के एस फेज में। इसलिए आप लोगों को ये भी पढ़ा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि बताओ क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी करेंगे तो कौन से फेज में होगी? मेटाफेज, क्योंकि प्रोफेज में बनते ही हैं, तो कौन से फेज में होगा? मेटाफेज। अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटा मुझे आपको स्टूडेंट की तरह देखना है, तो आप यही कहोगे सर 2 से 3 के बीच में मिलो हम, तो हम बैठे होंगे क्लास में, स्टूडेंट तभी तो हुए। हो सकता है घर पे जाके तुम क्या बन जाओ, कहीं भूत वगैरह बन जाओ। तो इसका मतलब क्या होता है? भूत तो नहीं, लेकिन आप लोग उस टाइम घर पे होगे। तो एक आपका भी एक फेज है, किस फेज में आप स्टूडेंट रहते हो, किस फेज में क्या रहते हो, किस फेज में क्या बन जाते हो, किस फेज में खाना बनाते हो, तो वो सब अलग अलग फेज होता है नहीं होता है? तो ऐसा ही सेल का भी क्या होता है? फेज होता है। यहाँ पे क्या है, सबसे ड्रामेटिक पीरियड जो होता है बेटा वो कौन से फेज में होता है? एम फेज में। किस में होता है? एम फेज में होता है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्निशन ऑफ ए virtually all components of the cell since the number of chromosome in the parent and progeny cell in the same, आपको पता है it is also called as, क्या बोलते हैं इसको? इक्विट्यूशनल डिवीजन। अगर बेटा पेरेंट सेल और डॉटर सेल, सही है, अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइटोसिस, या दूसरे नाम से बोलते हैं इक्विट्यूशनल डिवीजन। समझ गए आप लोग? सेम क्रोमोसोम है। और कह रहा है थ्रू फॉर कन्वेंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। कितने स्टेज में होता है? और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, या बोल सकते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। अगले कह रहा है इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस and very clear cut line cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involve following 4 stages. कितनी स्टेज होती हैं? 4। पहला होता है कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन अब हो गया है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि यहाँ पे क्या करेगी? न्यूक्लियस का डिवीजन, क्रोमोसोम बनेंगे। अब बनेंगे क्रोमोसोम, सही है, जो हम बोलते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं, ये इस पेज में आके बनते हैं सेल के। और बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम बन के और ये क्या करेंगे? बराबर सेल में डिवाइड हो जाएंगे, सही है। तो ये होता है तुम्हारा क्या? कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होगा? साइटो। तो कल को हम समझेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है और टीलोफेज में क्या होता है, और इसके बाद कैसे करके साइटोकाइनेसिस होता है और सेल क्या कर जाती है? डिवाइड। समझ गए? तो ये वाला कौन चल रहा है बेटा? माइटोसिस कौन चलता है? क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो ये पकड़ो।